नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रामगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, परीक्षा देने जा रही छात्रा को वाहन ने मारी टक्कर, हुई मौत। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा मार्ग में शनिवार सुबह सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह रामगढ़ कोठार की रहने वाली नेहा कुमारी पिता संजय ठाकुर परीक्षा देने के लिए जेएम कॉलेज जा रही थीं। तभी एक अज्ञात वाहन ने नेहा को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में नेहा गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर मारने के बाद वाहन सवार मौके से फरार हो गया। हादसा इतना जल्दी हुआ कि किसी को समझने का मौका नहीं मिला। हादसा रामगढ़ भुरकुंडा मार्ग पर हुआ। आसपास के लोगों ने घायल नेहा को इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नेहा की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। सबका रो रो कर बुरा हाल है। 1 साल की बच्ची और उसकी मां ने एक दूसरे की बाहों में तोड़ा दम। देवघर में दिल दहला देने वाली घटना। देवघर पदमपुरा गांव में शनिवार की सुबह इंसानियत को झकझोर देने वाला मंजर सामने आया। 25 वर्ष की गुड़िया देवी और उसकी महज 1 साल की बच्ची, दोनों की जिंदगी एक ही कुएं में खत्म हो गई। जिस मां की गोद में बच्ची को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मिलनी चाहिए थी, वही गोद उसकी आखिरी शरण बन गई। शनिवार की सुबह जैसे ही गांव वालों को घटना की जानकारी मिली, कुएं के पास लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव में सन्नाटा था, आंखें नम थीं और हर चेहरा सवाल पूछ रहा था। काफी मशक्कत के बाद जब कुएं से मां बेटी के शव निकाले गए तो वहां मौजूद लोग खुद को संभाल नहीं पाए। मासूम बच्ची मां की छाती से लिपटी हुई थी, मानो आखिरी पल तक मां का सहारा ढूंढ रही हो। घटना की खबर मिलते ही मृतका के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और मृतक महिला के पति विष्णु यादव और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। मृतका के भाई उपेंद्र यादव ने कहा कि गुड़िया देवी लंबे समय से घरेलू हिंसा का शिकार थी। पति द्वारा मारपीट, पैसे और गाड़ी की मांग आम बात थी। विरोध करने पर बेटी को मार देने की धमकी तक दी जाती थी। उन्होंने इसे साजिश के तहत हत्या बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जसीडीह थाना प्रभारी दीपक कुमार और एसडीपीओ अशोक सिंह मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है, लेकिन मायके पक्ष के आरोपों के आधार पर जांच की बात कही है। मौके पर पहुंचे पदाधिकारी ने बताया कि 2 जनवरी को बच्ची का जन्मदिन था और उसी को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था, लेकिन पुलिस और भी सबूत के आधार पर पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ससुराल पक्ष और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मां बेटी की मौत एक मजबूरी थी या किसी ने उन्हें इस अंधेरे कुएं में ढकेल दिया। पदमपुरा गांव शोक में डूबा हुआ है। एक मां और उसकी मासूम बच्ची के जाने के बाद गांव के हर घर में एक ही सवाल गूंज रहा है। रांची से लापता 2 मासूम भाई बहन शालीमार बाजार से गायब, परिवार ने लगाई मदद की गुहार। रांची से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां 2 मासूम भाई बहन कल से लापता है। इस घटना के बाद से परिवार बहुत परेशान है। परिजन लगातार बच्चों की तलाश में भटक रहे हैं। दोनों बच्चे रांची के शालीमार बाजार इलाके से लापता हुए हैं। लापता बच्चों में बच्ची का नाम अंशिका कुमारी है, जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष है। अंशिका ने लापता होने के समय पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। वहीं उसका छोटा भाई अंश कुमार, जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष है, उसने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। दोनों मासूम भाई बहन रांची के जगन्नाथपुर मौसीबाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं। परिजनों के अनुसार बच्चे घर के आसपास या बाजार के क्षेत्र में थे, लेकिन कुछ ही देर में उनका कोई पता नहीं चला। काफी खोजबीन के बावजूद जब बच्चों का कहीं सुराग नहीं मिला तो परिवार की चिंता और बढ़ गई। रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के इलाकों में लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। बच्चों के माता पिता और परिजन बेहद सदमे में हैं। छोटे बच्चों के लापता होने से परिवार हर पल डर के साए में जी रहा है। उन्होंने लोगों से भावुक अपील की है कि यदि किसी को भी ये दोनों बच्चे कहीं दिखाई दें या उनसे जुड़ी कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत संपर्क करें। यदि किसी व्यक्ति को अंशिका कुमारी या अंश कुमार दिखाई दे या उनके बारे में कोई भी सुराग मिले तो कृपया बिना देर किए मोबाइल नंबर 9006252192 पर सूचना दें। आपकी एक छोटी सी मदद इन मासूम बच्चों को उनके परिवार से मिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है। बच्चे दोपहर 2:30 बजे बगल की किराना दुकान से कुछ खाने का सामान लाने गए थे, तब से गायब है।
झारखंड में सुबह ठंड, दोपहर में राहत, प्रमुख शहरों का तापमान स्थिर, कोहरे का असर जारी। झारखंड में सर्द सुबह और ठंड भरी रात का सिलसिला जारी है, जबकि दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत है। राजधानी रांची समेत राज्य के प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 6 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम केंद्र ने अगले 5 जनवरी तक के लिए राज्य के 11 जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा होने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले शामिल हैं। 4 जनवरी को राज्य के उत्तरी भागों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। किसानों से आलू, सब्जियों और सरसों की फसल को बीमारी से बचाने के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी गई है। कम तापमान और नमी के तनाव से बचने के लिए सब्जियों में हल्के पानी के छिड़काव की जरूरत है। सब्जियों की नर्सरी को पॉलीथीन से कवर करने पर खराब अंकुरण से बचाव मिल सकता है। झारखंड नगर निकाय चुनाव से पहले बैलेट बनाम ईवीएम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने जताई ये आशंका। झारखंड में लंबे इंतजार के बाद अब जल्द शहरी नगर निकायों के लिए चुनाव होने की उम्मीद है। दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद झारखंड की राजनीति में ईवीएम बनाम बैलेट की लड़ाई तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने राज्य में आगामी नगर निकाय चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट से कराने पर भारी गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि दरअसल सत्ता में शामिल दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की मंशा सत्ता संरक्षित गुंडों की मदद से बूथों पर कब्जा करने की है, इसलिए ईवीएम की जगह राज्य में बैलेट पेपर से मतदान कराने का फैसला लिया गया है। वहीं भाजपा की वरिष्ठ नेता और झारखंड विधानसभा के स्पीकर रह चुके सीपी सिंह के आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए कांग्रेस और झामुमो के नेताओं ने भाजपा पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ये आशंका है कि अगर राज्य में बैलेट से चुनाव हुआ तो गड़बड़ी होगी। ये डर इसलिए है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है। ये लोग सत्ता संरक्षित गुंडों के बल पर बूथ कब्जा करना चाहते हैं। सीपी सिंह ने कहा कि इनकी मंशा और नीयत ठीक नहीं दिखती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह के तीखे आरोपों का जवाब देते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश कहते हैं कि भाजपा के नेता चाहे जो भी आरोप लगाएं, लेकिन हकीकत ये है कि हम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहते हैं। केशव महतो कमलेश ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव बैलेट पेपर यानी मतदान पत्र से ही संभव है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है। बैलेट से राज्य में नगर निकाय चुनाव होने पर बूथ लूट की आशंका वाले सीपी सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हम सभी विपक्षी दल एकजुट होकर केंद्र से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं, उसे केंद्र की भाजपा सरकार क्यों नहीं मान लेती। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि विश्व के विकसित देशों ने ईवीएम को छोड़ बैलेट से चुनाव कराना शुरू किया है, तो फिर अपने यहाँ ईवीएम की जिद क्यों हो रही है। झामुमो नेता ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर खुद प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। रांची में अवैध अफीम के खिलाफ कार्रवाई, एक युवक गिरफ्तार। राजधानी के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को लिक्विड अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित झारखंड के लातेहार जिला का रहने वाला है। रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति बैग में अफीम लेकर लालपर से कांटा टोली की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस वरीय पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल गठित किया गया। छापामारी दल ने एक संदिग्ध व्यक्ति को तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया। मोहम्मद जुबैर अंसारी लातेहार से अफीम जमा करके उसे बेचने के लिए रांची के लिए निकला था। पुलिस के पूछताछ में उसने बताया है कि उसे पैसे की काफी जरूरत थी, इसी वजह से उसने तैयार अफीम को बाजार में बेचने की तैयारी की थी। जैसे ही कोई अफीम का खरीदार उससे मिलता वो उसे बेच देता। बता दें कि जुबैर के पास से बिल्कुल तैयार अफीम बरामद किया गया है। इसी अफीम से ही विभिन्न तरह के मादक पदार्थों को तैयार किया जाता है, जिसे नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नगर निगम चुनाव में आरक्षण नोटिफिकेशन पर भड़का आक्रोश, लोगों ने फूंका सरकार और चुनाव आयोग का पुतला।
झारखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को लेकर जनता में आक्रोश है। धनबाद के वार्ड संख्या 36 और 44 के लोगों ने इस रिपोर्ट का विरोध जताया। लोगों ने छरिया के बाटा मोड़ में चुनाव आयोग का पुतला फूका। इस दौरान विरोध कर रहे लोगों ने चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने जारी नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की है। वार्ड 44 के पार्षद प्रत्याशी अरुण साव ने चुनाव आयोग और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक इस तरह की रिपोर्ट साजिश और षड्यंत्र का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को BC1 और BC2 दो भागों में बांटना कहीं से भी उचित नहीं है। ओबीसी समाज को ये बांटने का काम है। उन्होंने इस नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और चुनाव आयोग ने इसे वापस नहीं लिया तो हम सड़कों पर उतरेंगे और बाजार बंद कराएंगे। साथ ही उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लोगों ने कहा कि एक साजिश के तहत वार्ड नंबर 36 और 44 को OBC2 में डाला गया है, जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। सर्वे के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट सिर्फ कागजी है, जमीनी स्तर पर कोई सर्वे नहीं हुआ है। ओबीसी को दो भागों में बांटने की साजिश झारखंड सरकार बंद करे। जिस तरह से अन्य राज्यों में निकाय चुनाव होते हैं, उसी आधार पर चुनाव कराने की मांग लोगों ने की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ओबीसी के बीच विवाद कराने का काम चुनाव आयोग और सरकार कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा ओबीसी को दो भागों में बांटने का काम नहीं चलेगा। लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की तैयारी। देवघर में एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल। बच्चों और बड़ों को जीवन रक्षा के सिखाए गए तरीके। किसी भी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए देवघर में एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान बच्चों से लेकर आम जन सभी को सुरक्षा के तरीके बताए गए। देवघर के स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर ट्रेनिंग कैंपेन चलाए गए ताकि ये पक्का किया जा सके कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। इस अभ्यास के दौरान एनडीआरएफ टीम ने स्कूली बच्चों और लोगों को सिखाया कि आपदा के समय घबराने के बजाय समझदारी से अपनी सुरक्षा कैसे करें। मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी देते हुए एनडीआरएफ के अधिकारी कृष्ण मुनारी ने बताया कि इस अभ्यास का मुख्य मकसद भूकंप जैसी आपदा की स्थिति में जान माल के नुकसान को कम करना है। उन्होंने लोगों को बताया कि भूकंप आने पर कहां शरण लेनी है, कैसे सुरक्षित बाहर निकलना है और क्या सावधानियां बरतनी है। उन्होंने आगे बताया कि देवघर के खनन प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए कैसे सतर्क रहना चाहिए। पहाड़ी और पर्यटन इलाकों में आने वाले टूरिस्ट से भी अपील की गई कि वो उन जगहों पर ना जाएं जहां जिला प्रशासन और एनडीआरएफ ने पहले ही चेतावनी जारी की हो। एनडीआरएफ अधिकारियों ने ये भी बताया कि भविष्य में आपदा राहत सेवाओं को और तेज और असरदार बनाने के लिए मुख्यालय और स्थानीय कार्यालय के बीच लगातार विचार विमर्श चल रहा है। इसका मकसद है कि जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की मदद आम लोगों तक कम से कम समय में पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। गढ़वा में 50 लाख की लूट का खुलासा नहीं, स्वर्ण व्यवसायियों ने दुकानें की बंद। गढ़वा जिले में स्वर्ण व्यवसायी के घर और दुकान शुभ लक्ष्मी में हुई करीब 50 लाख रुपए की लूट का अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। घटना के विरोध में आज से स्वर्ण व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। मामला गढ़वा जिले के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां स्वर्ण व्यवसायी ओम प्रकाश गुप्ता की दुकान से सोना चांदी के गहनों की करीब 50 लाख रुपए की लूट की गई थी। घटना को एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। पुलिस रोजाना संदेह के आधार पर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। इतनी बड़ी रकम की लूट से स्वर्ण व्यवसायी ओम प्रकाश गुप्ता पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्होंने मीडिया को मौके पर पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि यदि रात में नियमित पुलिस गश्ती होती तो ये लूट की वारदात नहीं होती। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि समय रहते अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो लूटा गया सामान वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं स्वर्ण व्यवसायी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि इस लूट कांड को लेकर अब व्यवसायी आंदोलन करने को मजबूर हैं। जब तक लूटा गया सामान बरामद नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। व्यवसायियों ने पुलिस से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी और मामले का खुलासा करने की मांग की है। जमशेदपुर में सड़क दुर्घटना में घायल जवानों को समय पर इलाज नहीं मिलने पर सीटीसी मुसाबनी परिसर में हंगामा।
जमशेदपुर के मुसाबनी स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर सीटीसी परिसर में शुक्रवार देर रात उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए जवानों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। तत्काल इलाज न मिलने से आक्रोशित जवानों ने सीटीसी परिसर में लगभग 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। ये मामला तब शांत हुआ जब वरीय अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और सभी घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार सीटीसी मुसाबनी में प्रशिक्षण ले रहे जवानों को खरसावा में आयोजित एक कार्यक्रम में ड्यूटी के लिए भेजा गया था। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी बस से वापस लौट रहे थे। शुक्रवार की रात करीब 11 बजे पोटका थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार हाईवा ने इस बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 15 से 20 जवान आंशिक रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की तुरंत बाद जवानों ने अपने वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सीटीसी मुसाबनी से एक बस दुर्घटना स्थल पर भेजी गई, जिसके जरिए सभी घायल जवानों को वापस सीटीसी परिसर लाया गया। जवानों को उम्मीद थी कि परिसर में उन्हें तत्काल इलाज मिलेगा, लेकिन उन्हें सुबह इलाज कराने की बात कहकर टाल दिया गया। इससे जवानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने रात करीब 12 बजे परिसर के अंदर ही हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान घायल जवानों ने वरीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि दुर्घटना की सूचना देने के बावजूद कोई भी वरीय पदाधिकारी न तो दुर्घटना स्थल पर पहुंचा और न ही उनकी स्थिति की जानकारी ली। जवानों के अनुसार उन्हें घंटों तक बिना इलाज के इंतजार करना पड़ा, जिससे उनका आक्रोश बढ़ गया। करीब 1 घंटे तक चले हंगामे और तनावपूर्ण स्थिति के बाद प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में घायल जवानों को एक बस के माध्यम से एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर भेजा गया। झारखंड गजब है, शराब और गांजा के बाद अब चूहों ने डोडा किया साफ, आरोपी हुए बरी। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। पुलिस के द्वारा जब्त किए गए डोडे को चूहों ने नष्ट कर दिया है। अदालत ने सबूतों की कमी और पुलिस के बयानों में विरोधाभास के चलते 2 आरोपियों को बरी कर दिया है। रांची में बड़े पैमाने पर नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन पुलिस की जांच में लापरवाही की वजह से पकड़े जाने के बावजूद आरोपी आसानी से रिहा हो जा रहे हैं। रांची के ओरमांझी में 200 किलो गांजा चूहों के द्वारा नष्ट किए जाने के बाद एक और मामला सामने आया है, जिसमें खुले आसमान के नीचे डोडा चूर्ण रखने और चूहों के द्वारा डोडा चूर्ण नष्ट कर देने की बात सामने आई है। साथ ही पुलिस के द्वारा पेश किए गए गवाह भी आरोपितों के गुनाह साबित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अदालत ने 2 आरोपियों को बरी कर दिया। पूरा मामला रांची के नामकुम थाने से जुड़ा हुआ है। दरअसल 31 मई 2019 की रात नामकुम पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कोलाड गांव के पास डोडा तस्करी हो रही है। छापेमारी में कार्तिक महतो और चुरू लोहरा को पकड़ा गया था, जिनके वाहनों से 45 बोरी डोडा जब्त करने का दावा पुलिस ने किया था। अदालत में ये बताया गया कि जब्त 45 बोरे खुले आसमान में रखे जाने से खराब हो गए, जबकि FSL सैंपल वाली प्लास्टिक बॉक्स चूहों ने कुतर डाला। 4 बॉक्स चूहे की चपेट में आए, जिसमें सिर्फ एक ही सील था। पहला कारण, जब्त बोरे न तो सील हुए न चिन्हित किए गए। दूसरा, गवाहों के बयानों में विरोधाभास सामने आया। बयान में कुछ गवाहों ने बोरे का वजन प्रत्येक 15 किलो बताया, लेकिन आयो ने 836 किलो और एक गवाह ने 200 किलो कहा। तीसरा, गिरफ्तारी का समय, जब्ती सूची सुबह 4 बजे बनी, लेकिन गिरफ्तारी मेमो सुबह 8:30 का दिखाया गया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई की जानकारी सीनियर पुलिस अधिकारियों को दी जाती है, लेकिन इस कांड में ऐसा नहीं हुआ। गुप्त सूचना लिखित रूप में वरिष्ठ को नहीं भेजी गई, साथ ही कोई भी स्वतंत्र गवाह इस मामले में नहीं था। 16 अक्टूबर 2025 को अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन साक्ष्य से संदेहास्पद, बुनियादी तथ्य सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए दोनों को बरी किया जाता है। दूसरी बार हजारीबाग जेल से भागे कैदी की लाल टोपी हटाने वाले की तलाश। हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने वाले कैदियों में से देवा इससे पहले धनबाद जेल से भाग चुका था। जेल से भाग चुके कैदियों की पहचान के लिए उसके सिर पर लाल टोपी पहनाई जाती है, साथ ही उसे सेल में रखा जाता है। लेकिन इस कैदी की लाल टोपी हटाकर उसे सामान्य वार्ड में रख दिया गया था। जेल से कैदियों के भागने की जांच के दौरान जांच दल को लाल टोपी हटाने वाले की तलाश है। हजारीबाग सेंट्रल जेल से 30 दिसंबर की रात 3 कैदी भागे थे। भागने वाले कैदियों में देवा भुइयां, जितेंद्र रवानी और राहुल रजवार का नाम शामिल है। तीनों कैदियों को POCSO एक्ट के तहत सजा सुनाई जा चुकी है। तीनों कैदियों को धनबाद जेल से हजारीबाग सेंट्रल जेल लाया गया था। हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने वाले इन तीनों कैदियों में से देवा भुइयां इससे पहले धनबाद जेल से भाग चुका है। वो धनबाद जेल से 2020 में भागा था। पकड़े जाने के बाद उसे फिर धनबाद जेल में रखा गया था। मार्च 2025 में इन तीनों कैदियों को धनबाद जेल से हजारीबाग सेंट्रल जेल लाया गया था। जेल से भाग चुके कैदियों पर नजर रखने और पहचानने के लिए
सिर पर लाल टोपी पहनाई जाने का नियम है। साथ ही इस तरह के कैदियों को सेल में रखने का प्रावधान है। हजारीबाग सेंट्रल जेल में इस नियम का पालन करते हुए देवा भूंइया को लाल टोपी पहनाई गई थी और सेल में रखा गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद सुनियोजित साजिश के तहत उसके सिर से लाल टोपी हटा दी गई थी। साथ ही उसे सेल के बदले सामान्य वार्ड में रखा गया था। बताया जाता है कि जेल के कर्मचारियों ने साजिश रचकर उसे भी जितेंद्र रवानी और राहुल रजवार के साथ सेक्टर 6 के वार्ड नंबर 4 में रखा था। जेल से भागने के मामले में जारी जांच के दौरान जांच दल को देवा भूंइया के सिर से लाल टोपी हटाने और सेल के बदले सामान्य वार्ड में रखने में शामिल कर्मचारियों की तलाश है। हालांकि अब तक की जांच के दौरान ये पता नहीं लगाया जा सका है कि किसके आदेश पर उसके सिर से लाल टोपी हटाई गई। जेल से भागने की इस घटना के सिलसिले में मुख्यालय को भेजी गई सूचना के अनुसार पहले वार्ड के खिड़की की छड़ काटी गई। खिड़की की छड़ काटने के बाद तीनों कैदी वार्ड से बाहर निकले। वार्ड से बाहर निकलने के बाद आंतरिक दीवार को पार कर जेल की बाहरी दीवार के पास पहुंचे। बाहरी दीवार पर जेल के बाहरी हिस्से से किसी ने रस्सी अंदर फेंकी। इसके बाद तीनों कैदी उसी रस्सी के सहारे जेल की बाहरी दीवार पार कर भागने में कामयाब हुए। वार्ड की खिड़की की छड़ काटने और जेल से बाहर भागने में किन लोगों ने मदद की, फिलहाल इसका पता लगाया जा रहा है। हालांकि अब तक जेल से भागने की इस घटना में शामिल कर्मचारियों और बाहरी लोगों का पता नहीं लगाया जा सका है। जेल प्रशासन ने भागने की इस घटना में कार्रवाई करते हुए सिर्फ उन कर्मचारियों को निलंबन किया है जिनकी ड्यूटी उस क्षेत्र में थी। रांची में और तेज होगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, डीसी ने लिया जायजा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को और तेज कर दिया है। शहर और जिला के विभिन्न हिस्सों में स्थित जलाशयों और सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए चल रहे अभियान को और तेज किया जाएगा। इसी क्रम में शनिवार को रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने हटिया जलाशय, ध्रुवा डैम के आसपास का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने जलाशय क्षेत्र में फैले अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि जलाशयों की मूल सीमा को राजस्व अभिलेखों और नक्शों के अनुसार स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में कोई अवैध कब्जा न किया जा सके। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि जलाशयों तथा नदी क्षेत्रों पर अतिक्रमण का सीधा असर रांची की पारिस्थितिकी पर पड़ता है। इससे जल भंडारण क्षमता घटती है, भूजल स्तर प्रभावित होता है और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है रांची के सभी प्रमुख जलाशयों कांके, हटिया, ध्रुवा, गेतल सूद डैम, हरमू नदी, हिनू नदी और शहर के अन्य तालाबों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करना है। इसके साथ ही इन जलाशयों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण और सौंदर्यकरण भी किया जाएगा ताकि उनका उपयोग पेयजल, सिंचाई और पर्यटन की दृष्टि से सुरक्षित रह सके। डीसी ने अंचल अधिकारियों, नगर निगम तथा संबंधित विभागों को मिलकर संयुक्त अभियान चलाने को कहा है। उन्होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि सभी अंचलों के लिए निरीक्षण का रोस्टर तैयार किया जाए ताकि नियमित रूप से निगरानी होती रहे। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जहां से अतिक्रमण हटाया गया है वहां दोबारा कब्जा न हो। प्रशासनिक स्तर पर जल्द ही एक समन्वित जलाशय संरक्षण मिशन के तहत अभियान चलाया जाएगा, जिसमें अवैध निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्त किया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जलाशयों के आसपास किसी भी प्रकार का निर्माण या अतिक्रमण न करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि शहर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा और इस दिशा में किसी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीच सड़क पर बैठे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव प्रशासन ने हाथ पैर पकड़कर धरना स्थल से हटाया। हजारीबाग जिले के केरेडारी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को प्रशासन ने धरना स्थल से उठाकर हटा दिया। इसे लेकर प्रशासन के साथ उनका तीखी नोकझोंक भी हुई। घंटों बहस करने के बाद यातायात सामान्य हुआ और ट्रांसपोर्टिंग शुरू हुआ। इस दौरान मंत्री ने आत्महत्या करने की धमकी भी दी। दरअसल हजारीबाग जिले के केरेडारी स्थित एनटीपीसी की चट्टीबारिया केरेडारी कोल परियोजना में हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। कोयले की ढुलाई के लिए बनी 2.2 किलोमीटर लंबी ट्रांसपोर्टिंग सड़क को गुरुवार की देर रात पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव द्वारा बाउंड्री देकर अवरुद्ध कर दिया, जिससे कोयला ढुलाई घंटों ठप हो गई। सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे परियोजना को लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई। मजिस्ट्रेट दिलीप दास के नेतृत्व में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी से वार्ता के दौरान काफी देर तक उनकी तीखी नोकझोंक हुई।
वार्ता विफल होने के बाद प्रशासन ने बाउंड्री को तोड़ते हुए ट्रांसपोर्टिंग सड़क को खाली कराया, जिसके बाद कोयला ढुलाई पुनः शुरू हो सकी। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव का दावा है कि जोरदा गांव की एक बुजुर्ग रैयत महिला से 60 डिसमिल जमीन का एग्रीमेंट किया गया है, जो ट्रांसपोर्टिंग सड़क के दायरे में आती है। एनटीपीसी का कहना है कि गैर मजरूआ आम खाता संख्या 803 की भूमि को लेकर गांव की महिला छबिया देवी से एग्रीमेंट कर निर्धारित राशि का भुगतान किया गया है। इस संबंध में केरेडारी अंचल अधिकारी रामरतन वर्णवाल ने स्पष्ट किया कि गैर मजरूआ आम या गैर मजरूआ खास भूमि पर किसी तीसरे व्यक्ति के नाम एग्रीमेंट कानूनन मान्य नहीं है। ऐसे में पूर्व कृषि मंत्री का दावा सही नहीं ठहरता। हरमू नदी की बदहाली पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, 150 सफाई कर्मी और भारी मशीनों से विशेष अभियान शुरू। राजधानी रांची की लाइफलाइन मानी जाने वाली हरमू नदी की बदहाल स्थिति को लेकर आखिरकार रांची नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम की ओर से हरमू नदी में विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है, जिसमें करीब 150 सफाई कर्मियों को लगाया गया है। इसके साथ ही 20 ट्रैक्टर और कई जेसीबी मशीनों की मदद से नदी से गाद, प्लास्टिक, कचरा और अवैध रूप से फेंके गए मलबे को हटाया जा रहा है। सुबह से ही सफाई कर्मी नदी के अलग अलग हिस्सों में जुटकर लगातार कचरा निकालने का काम कर रहे हैं। नगर निगम की पूरी टीम हरमू नदी को दोबारा स्वच्छ और प्रवाह युक्त बनाने में जुट गई है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार हरमू नदी में लंबे समय से गंदगी और कचरे का अंबार जमा था, जिससे जल प्रवाह बाधित हो रहा था। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सफाई कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। अभियान के दौरान हरमू नदी किनारे बसे लोगों को भी जागरूक किया जाएगा, जिससे कि नदी में कचरा ना फेंके और स्वच्छता बनाए रखें। नगर निगम का कहना है कि ये अभियान केवल एक दिन का नहीं है, इसको लेकर आगे भी नियमित सफाई और निगरानी की जाएगी, जिससे कि भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। हरमू नदी के मुक्तिधाम पुल के पास भी नगर निगम की टीम सफाई में जुटी हुई है। यहाँ पुल के दोनों ओर जाली लगाने की योजना बनाई गई है, ताकि लोग सीधे नदी में कचरा ना फेंक सकें। इसके अलावा नदी किनारे नोटिस बोर्ड भी लगाए जाएंगे। नगर निगम एक्ट के तहत कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। समय समय पर मॉनिटरिंग के लिए विशेष टीम भी तैनात रहेगी। सफाई कार्य पूरा होने के बाद नदी के दोनों किनारों पर नगर निगम की हॉर्टिकल्चर टीम पौधारोपण करवाएगी। साथ ही नदी किनारे का ब्यूटिफिकेशन भी किया जाएगा। नगर निगम की योजना नदी किनारे हुए अतिक्रमण को अभियान चलाकर हटाने, नदी में गिरने वाले नालों के गंदे पानी और कचरे पर रोक लगाने तथा बंद पड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को फिर से चालू करने की भी है। नगर निगम का दावा है कि इन प्रयासों से हरमू नदी को उसकी पुरानी पहचान और स्वच्छता वापस दिलाई जाएगी। पलामू में पकड़ा गया फर्जी आईएएस अधिकारी। कई साल की यूपीएससी की तैयारी, परीक्षा नहीं हुई क्लियर तो बना फेक ऑफिसर। पलामू जिले के हुसैनाबाद से एक फर्जी आईएएस अधिकारी पकड़ा गया है। ये फर्जी आईएएस राजेश कुमार पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के कुखी गांव का रहने वाला है। राजेश कुमार 2 जनवरी को पलामू के हुसैनाबाद थाना पहुंचा था, जहां खुद को 2014 बैच के उड़ीसा कैडर का आईएएस बताया। साथ ही खुद को भुवनेश्वर के खरेवाला नगर में सीएओ के पद पर तैनात बताया। हुसैनाबाद थाना प्रभारी राजेश कुमार से राजेश बातचीत कर रहा था। इसी क्रम में थाना प्रभारी के द्वारा राजेश कुमार से उसकी पोस्टिंग के बारे में पूछा गया, जिस पर राजेश कुमार ने बताया कि वो भुवनेश्वर, देहरादून, हैदराबाद में काम कर चुका है। थाना प्रभारी द्वारा ये पूछे जाने पर कि 3 अलग अलग राज्यों में पोस्टिंग कैसे हुई है, इसके जवाब में राजेश कुमार ने बताया कि वो आईएएस ऑफिसर है जो यूपीएससी कैडर से चयनित होते हैं। पूरे मामले में पुलिस को शक हुआ और पूछताछ की गई तो पता चला कि राजेश कुमार खुद को आईएएस अधिकारी बताकर प्रभावशाली काम करवाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पुलिस द्वारा राजेश कुमार से उनका परिचय पत्र एवं नियुक्ति संबंधी दस्तावेज मांगे गए, जो राजेश कुमार नहीं दे पाया। राजेश कुमार की तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से एक फर्जी आईएएस अधिकारी का परिचय पत्र बरामद हुआ। राजेश कुमार अपनी गाड़ी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीएओ टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट लिखकर चलाता था। इस मामले में हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब ने बताया कि राजेश कुमार खुद को आईएएस अधिकारी बता रहा था। जांच के दौरान पता चला कि वो फर्जी तरीके से आईएएस अधिकारी बना हुआ है। एसडीपीओ ने बताया कि राजेश कुमार के पिता का सपना था कि वो आईएएस बने। राजेश कुमार ने यूपीएससी में 4 बार अटेम्प्ट भी किया था, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाया। एसडीपीओ ने बताया कि राजेश कुमार खुद को आईएएस अधिकारी बताकर 6 से 7 वर्षों से घूम रहा था। पूरे मामले में राजेश कुमार के खिलाफ हुसैनाबाद थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।